नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस खास बातचीत में हमारे शो मनी 9 पर। आज हमारे साथ इस शो पर हैं महेश पाटिल, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महेश, आपसे बात करके हमें अच्छा लगता है। खास तौर पर इस कठिन समय में सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन को लिस्टिंग किया गया। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आप 3 लाख करोड़ पार कर गए और आपने अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट मार्क भी क्रॉस किया। ये आपकी और आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आपकी बधाइयों के लिए। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो महेश, अब जरा मार्केट की बात करते हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि जब हम 60,000 के लेवल पर हैं और हम 62 क्रॉस कर जाते हैं, क्या हम अभी भी इस वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं इस रैली में, या हम हमारे इसी स्तर पर सीमित रहेंगे जबकि मार्केट एक उछाल लेने वाला है? जी हाँ, देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है कि पिछले 1.5 सालों से मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा है, खासकर पैंडेमिक के बाद जो मार्केट को नुकसान हुआ है उसके बाद से। और रिकवरी भी काफी तेजी से और आसानी से हुई है और इसके फलस्वरूप मार्केट अपने मूलभूत से काफी ज्यादा आगे है। लेकिन मार्केट की यही बातें हमें चिंतित भी करती हैं कि क्या हमें मार्केट व्यापार में रहना चाहिए या सारे पैसे निकाल लेने चाहिए। लेकिन जब आप जरा ध्यान से देखेंगे और सिर्फ वैल्यूएशन पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वैल्यूएशन तो ज्यादा है ही, इस पर कोई दो राय नहीं है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली वैल्यूएशन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि ये आसान लिक्विडिटी की स्थिति हमें हर जगह पर मिल रही है। पर यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम सभी एक खराब इकोनॉमिक साइकिल से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक से तो इंडिया अभी अपने रिकवरी पाथ पर है और हमें यकीनन आने वाले सालों में एक अच्छी इकोनॉमी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और देखिए, यही वजह है कि हम मार्केट को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। हालांकि आने वाले सालों में मार्केट में कुछ बदलाव भी आ सकते हैं, जैसे पिछले 1-1.5 साल में मार्केट में ऊंच नीच हुई है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसे कि इकोनॉमी रिकवर हो रही है और कॉर्पोरेट अर्निंग की ग्रोथ भी हो रही है, तो इनका ध्यान रखें तो आपको मार्केट ऊपर जाते हुए ही दिखेगा। और जैसे मार्केट मल्टीप्लाई करेगा एक हाई लेवल पर, तो हमारी इकोनॉमी जो काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है और हमारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स या फिर जो हमारा जीडीपी लेवल है वो अपने पीक लेवल के आसपास भी नहीं है, राइट? मतलब हमने इन लेवल्स को एक अच्छे पीक पर देखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट के बढ़ने की काफी ज्यादा संभावना है। और शायद इसी साल कंपनी की अर्निंग भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है और कंपनीज की कॉर्पोरेट अर्निंग तकरीबन 35% तक बढ़ सकती है। और हमें ये भी यकीन है कि मार्केट में मुनाफा कमाना थोड़ा ज्यादा आसान होगा। और अगर ये सब कुछ प्रेडिक्शन के हिसाब से हो तो मार्केट की स्थिति और बेहतर ही होगी। और मेरे हिसाब से हम अभी बुल मार्केट में ही हैं और देखा जाए तो हम अभी मार्केट के बीचों बीच में ही हैं और अभी हमें एक अच्छी खासी दूरी तय करनी है इससे पहले कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपना मार्केट में फायदा दिखे। महेश, आपको क्या लगता है, अगर ये लिक्विडिटी की स्थिति जो फिलहाल चल रही है अगर वो बंद हो जाए, जैसे कि यूएस में हो रहा है, क्या पता इंडियन रेगुलेटर्स इस बारे में क्या फैसला लेंगे, पर क्या ये आपके लिए चिंता का विषय है? क्योंकि इस लिक्विडिटी की सहायता से इतनी बड़ी रैली जो चल रही थी, अगर ये लिक्विडिटी का मिलना बंद हो गया तो हम आगे क्या करेंगे? इस पर कुछ बताइए। देखिए, हमारे लिए ये नई बात नहीं है। हमने ऐसा पहले होते भी देखा है, जहां पर अधिकता की स्थिति बनाई जाती है जिससे लिक्विडिटी बन सके और फिर इसी लिक्विडिटी को संकट के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हमने देखा था कोविड के समय में, जो कि अब धीरे धीरे बेहतर हो रही है और कह सकते हैं कि बहुत जल्दी नहीं पर धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। और जब ऐसा होता है तो इसका इफेक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है, जो कि शॉर्ट टर्म है, क्योंकि बहुत सारे लिक्विड पैसे जो रिस्क एसेट्स में डाले जाते हैं उन्हें वहां से निकाला जाता है। लेकिन सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट इसे तभी हाथ लगाते हैं जब उन्हें लगता है कि मार्केट बेहतर होने लगा है और ग्रोथ होने पर ही वो हाथ लगाते हैं, राइट? देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो समझेंगे कि जब आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है तब लिक्विडिटी कम और इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और जब ऐसा होता है तब उसका प्रभाव हमें शुरुआत में नजर आता है, क्योंकि मार्केट से पैसे अचानक कम होने लगते हैं। पर
लॉन्ग टर्म में इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रिकवरी का यही तरीका होता है। इस प्रारंभिक दौर के वक्त अगर सब कुछ सही से किया गया और आर्थिक वृद्धि और कॉर्पोरेट का मुनाफा अच्छा हुआ तो सब ठीक होगा। देखिए, कॉर्पोरेट अर्निंग का सही होना बहुत जरूरी है, पर देखिए इसी प्रारंभिक दौर में सभी चीजों को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा ही कुछ हमें पहले भी देखने को मिला है, जहां पर लिक्विडिटी के कम करने पर स्थिरता पैदा होती है और हर छोटी चीज का सुधारना जरूरी होता है। लेकिन जब ये बढ़ जाती हैं, और मैं ये कहूंगा कि हमें छोटे छोटे बदलाव पर नजर नहीं डालना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म सोच रखनी चाहिए, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म सोच हमें अच्छा फायदा देगी। लेकिन हाँ, हमें लिक्विडिटी रिड्यूस करने पर थोड़े बहुत करेक्शन करने पड़ सकते हैं, ये नेचुरल है। चलिए फिर आपके नए फंड ऑफर के बारे में कुछ बात करते हैं। ये एक बिजनेस साइकिल NFO है महेश, हम इसके बारे में बहुत सुन रहे हैं। आप नया इंडेक्स फंड लॉन्च कर रहे हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च कर रहे हैं। इस तरह की स्कीम्स मार्केट में पहले भी आ चुकी है। इनफैक्ट हमने कई तरह के NFOs लॉन्च होते हुए देखे हैं पिछले 12 महीनों में। तो आपने क्या सोचकर ऐसा फंड चुना है? अगर मैं इसको नाम दूं तो क्या ये एक थीमेटिक फंड है? ये बिजनेस साइकिल NFO असल में है क्या? तो अगर हम इसे फंडर्स की तरह देखेंगे तो फंडर्स हमेशा अलग अलग स्कीम्स और प्रोडक्ट्स को ढूंढते रहते हैं, जिससे हमें लगता है कि निवेशकों को इससे फायदा होगा, और इसलिए हमने कुछ फंड्स लॉन्च किए हैं, जैसे थीमेटिक फंड्स, सेक्टर फंड्स, और उन्होंने मार्केट में अच्छा किया। लेकिन जब हम इस फंड की बात कर रहे हैं, यानी बिजनेस साइकिल फंड, ये एक ऐसा फंड स्कीम है जिसे कभी भी लॉन्च करना सही है। इसे हम ऑल वेदर फंड आराम से कह सकते हैं, पर सेक्टरल फंड और थीमेटिक फंड ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस साइकिल फंड एक ऐसा विविध मल्टी कैप टॉप डाउन ड्रिवन फंड है जिसमें किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती, और इस तरह के फंड्स में कोई सेक्टरल रोक टोक नहीं है। बस एक छोटा सा फर्क है, वो ये है कि फंड काफी टॉप डाउन ड्रिवन है। टॉप डाउन ड्रिवन फंड का मतलब, जब आप एक पोर्टफोलियो चुनते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक टॉप डाउन, जो इकोनॉमी के मैक्रो फैक्टर्स पर नजर रखता है और जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं उन पर काम करता है, और स्टॉक्स को चुनना इसका दूसरा भाग है। आप स्टॉक्स को किस तरह चुनेंगे? स्टॉक्स चुनने के लिए हम उनकी कमजोरियां और प्रबलता को देखते हैं, और ऐसे ही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। हमारे इस नए फंड स्कीम में मैक्रो टॉप डाउन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट? और ये तय होता है इकोनॉमी के उस साइकिल से जिसमें हम इस वक्त हैं, राइट? तो इस तरह की इकोनॉमी साइकिल में हमने देखा है कि इकोनॉमी के अलग अलग साइकिल में सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इकोनॉमी ऐसे फेज में है जहां वो बढ़ रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है। तब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट सेक्टर्स अच्छा लाभ देते हैं, और जब इसका उल्टा होता है, यानी इकोनॉमी गिरती जा रही हो या धीमी हो रही हो, तब डिफेंसिव सेक्टर हमें लाभ देती है। ये एक आम अंतर है इन दो तरह की सेक्टर्स और इकोनॉमी स्थिति के बीच। हमें एक बात ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इस वक्त हम किस फेज और किस साइकिल में सरवाइव कर रहे हैं, और किस तरह के बिजनेसेस को फायदा होने वाला है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम अंदाजा लगाते हैं, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि कौन से बिजनेसेस या सेक्टर की ग्रोथ होगी जो बदले में लोगों का फायदा करेगा और मार्केट को ग्रो करने में मदद भी करेगा। अगर सीधे शब्दों में कहें तो हम पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बेहतर हो, और वो डिपेंड करता है अलग अलग सेक्टर्स के आउटलुक पर, जिसमें हमें ये देखना है कि मैक्रो फैक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं जिससे मार्केट और लोगों का फायदा हो सके। और इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरह के मार्केट के लिए, जो कभी भी ऊपर या नीचे हो सकता है, हमारा बिजनेस साइकिल मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। जिस साइकिल में हम अभी हैं, मतलब ऐसे साइकिल में हैं जहां मार्केट की हालत थोड़ी खराब है, तो उस वक्त ये फंड साइकिल डिफेंसिव सेक्टर की ओर बढ़ने लगता है और पोर्टफोलियोज के बीच में सही बैलेंस बनाए रखता है। तो यही डिफरेंस है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा डिफेंसिव और सिग्निफिकेंट के बीच में। हमारे पास और भी फंड्स हैं, जैसे डाइवर्सिफाइड फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, जिसमें हम लोग टॉप डाउन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर यही एक प्रीडोमिनेंट फैक्टर है जो कि ड्राइव करता है फंड्स के एलोकेशन को। और ऐसे और कितने सेक्टर्स हैं आपके हिसाब से? क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं कि और तरह के डाइवर्सिफाइड फंड हैं, और आपके फंड मैनेजर्स किस तरह के बिजनेस साइकिल को पकड़ के रखना चाहते होंगे मुख्य रूप से, तो फिर किस तरह से आपके ये फंड्स आपके पहले के फंड साइकिल से अलग हैं?
अगर हम देखें तो अलग अलग सेक्टर्स के बीच कोई ज्यादा फर्क या अंतर नहीं है, लेकिन अगर ऐसी फंड की बात करें तो ये फंड दूसरों से ज्यादा केंद्रित है, खासकर सेक्टर्स के एलोकेशन के मामले में। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जब इकोनॉमी में एक्सपेंशन चल रहा होता है तब जितने भी नॉन सिग्निफिकेंट सेक्टर्स हैं वो ज्यादा कंसंट्रेटेड रहती हैं, जैसे कि कैपिटल, वुड सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आपको ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगा, तो हमें इन पर खास नजर रखनी चाहिए। यहाँ पर सेक्टरल कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर सेक्टर में जहाँ हम ज्यादा बुलिश हैं आने वाले 1, 2 या 3 सालों के लिए, ये स्थिति दूसरे फंड डाइवर्सिफाइड साइकिल से ज्यादा प्रबल होती है। और जो सेक्टर्स से हमें काफी पॉजिटिव उम्मीद रहती है उनमें डेविएशंस काफी ज्यादा होते हैं, मतलब इन सेक्टर्स में विचलन ज्यादा होती है। तो इन फंड्स पर आपको ज्यादा नजर रखनी चाहिए दूसरे फंड्स के बनिस्बत। किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह का फंड साइकिल ठीक रहेगा? महेश, क्या आपको लगता है इस तरह के फंड ज्यादा जोखिम भरे हो सकते हैं रिस्कोमीटर के हिसाब से? मेरा मानना यह है कि ये पर्टिकुलर फंड दूसरे मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड से काफी ज्यादा बेहतर है। और हालांकि ये ज्यादा डाइवर्सिफाइड है पर फिर भी इसमें कंसंट्रेशन है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर, कुछ पर्टिकुलर टाइम में। पर ये मार्केट साइकिल में कभी भी यूज किया जा सकता है, राइट? किसी एक सेक्टर पर फिक्स नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये फंड हर एक इन्वेस्टर के लिए योग्य है, स्पेशली वो लोग जो चाह रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो। लेकिन अगर हम बारीकी से बात करें तो हाँ, इस फंड में फायदे बहुत हैं, रिटर्न अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है डाइवर्सिफाइड या फ्लेक्सी कैप के मुकाबले। जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं डाइवर्सिटी या फिर बेटर रिटर्न्स पाने के लिए, मगर अगर आपके पास इस तरह का फंड्स हैं जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो और जिसमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है, तो उसमें आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो अगर आप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं और आपके प्रेडिक्शन सही होते हैं, तो जो रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं वो काफी बेटर होंगे डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले। और हम यहाँ पर इसी बात का ध्यान रखते हैं, तो ये बिजनेस साइकिल फंड वाकई में सभी को प्रॉफिट देने वाला है। चलिए, इसी के साथ हम हमारी बातचीत का अंत करते हैं। महेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले हर काम के लिए और आपके आने वाले न्यू फंड के लिए। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मार्केट हमें इसी तरह आश्चर्यचकित करता रहे। आपका शुक्रिया महेश, हमारे इस शो से जुड़ने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर।